तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 साठोत्तरी कविता। यहाँ पर हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और दुष्यंत कुमार जी के कविताओं को पढ़ेंगे। हिंदी में साठोत्तरी कविता का आरंभ 1960 ईस्वी के बाद हुआ था। इस युग की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां अपने बीज रूप में नई कविता में विद्यमान थी। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है साठोत्तरी कविता। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर में वो निर्गुण कविता, निर्गुण भक्ति काव्य पढ़े, उसके बाद वो सगुण भक्ति काव्य पढ़े, फिर रीति काव्य, फिर छायावादी काव्य, फिर उत्तर छायावादी कविता, नई कविता। इसके बाद आता है, नई कविता के बाद आता है साठोत्तरी कविता। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का जो स्वर नई कविता में थोड़ा मंद था, वह सन 60 के बाद की कविता में बहुत स्पष्ट रूप से उभरा और इसने तीखे व्यंग और विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस धारा के कवियों ने नई कविता की काव्यगत रूढ़ियों को अस्वीकार करके कविता को पुनः जीवन के साथ जोड़ दिया। छोटी छोटी मामूली बातों की ओर झुकाव और उसकी अभिव्यक्ति इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये कविताएं रोजमर्रा की जिंदगी की अनुभूति को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस धारा के कवियों में एक और व्यक्तिगत पीड़ा को और स्थिति की विषमता को व्यक्त करने वाले कवि हैं, तो दूसरी ओर स्थिति की विषमता के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश व्यक्त करने वाले कवि भी हैं। नई कविता के युग में नवगीत का जो दौर चला, उसे 60 के बाद की कविताओं में भी प्रतिष्ठा मिली। इस दौर के कवि गजलकार भी थे। इनमें दुष्यंत कुमार प्रमुख हैं। इन कविताओं की भाषा में बातचीत की सहजता है। आइए इस पाठ में साठोत्तरी कविता के दो महत्वपूर्ण कवियों दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। पाशविकता के विरुद्ध संघर्ष करने की कला का वर्णन कर सकेंगे आप। मानवीयता की स्थापना और उसकी विजय का महत्व प्रस्तुत कर सकेंगे। और क्या कर सकेंगे, आइए देखते हैं। सामूहिक चेतना और संघर्षशीलता के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। आज के संदर्भ में साठोत्तरी कविताओं की प्रासंगिकता पर अपना मत प्रस्तुत कर सकेंगे। कविता के काव्य सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। गजल विधा की शैली और भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपना मत व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ होने वाली है इस चैप्टर में। हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के कविता को पढ़ेंगे और दुष्यंत कुमार जी के कविता को भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविता है भेड़िए। हमारे प्राचीन साहित्य में देवताओं, दानवों एवं मानव चरित्रों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी खूब चित्रण हुआ है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कथाओं आदि में भी विभिन्न पशु पक्षियों के बहाने कोई न कोई संदेश देने का उद्देश्य रचनाकार का रहा है। मनुष्य से भिन्न प्राणियों को कथा का हिस्सा बनाकर रचनाकारों ने मनुष्य समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है एवं मनुष्य की संवेदना में विस्तार करने का प्रयास किया है। आज भी ऐसे प्रयोग जारी हैं।
हाँ, अभिव्यक्ति का ढंग जरूर परिवर्तित हो रहा है। हमारे परिवेश में विषय भी बदल रहे हैं। अभिव्यक्ति के नए ढंग और भावबोध से परिचित कराने के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता भेड़िया का पाठ प्रस्तुत है। सबसे पहले आप कविता पढ़िए और इसके बाद आनंद लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल हिंदी में है, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम लोग बहुत तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से लाइन से पढ़िएगा। सबसे पहले आइए मूल पाठ पढ़ते हैं, फिर इस मूल पाठ को आपके बुक में अंश 1 और अंश 2 में समझाया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी वैसे ही समझेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का फोटो है। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। भेड़िया। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चित खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। आइए समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले प्रसंग देखिए। यह कविता हिंसक, शोषक, दमनकारी ताकतों के विरुद्ध आम आदमी को संगठित करने का संदेश देती है। अब देखिए, हमारे जीवन काल में, हमारे देश में, हमारे आसपास आप देखेंगे, ये पूरे विश्व की बात है कि जो आम आदमी है उनको दबाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर हैं, खुद को ताकतवर समझते हैं, वो हिंसा करते हैं, हिंसक होते हैं, शोषक होते हैं, लोगों को दबाते हैं। तो ये जो कविता है इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहना चाहते हैं कि आम आदमी अगर एक हो जाए, संगठित होकर दमनकारियों, हिंसकों और शोषकों के खिलाफ आवाज उठाए, लड़े, तो वह उन्हें हरा सकता है। प्रस्तुत अंश में वास्तविक मनुष्य एवं मनुष्य के भेष में भेड़ियों के बीच अंतर किया गया है और भेड़ियों के विरुद्ध आम जन को संगठित होने के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया है? देखो, हर इंसान तो मनुष्य है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य के भेष में भेड़िए हैं, आम जनता से वो अलग है। तो यहाँ पे जो आम इंसान है, जो आम जन है, उनको कहा गया है कि आप संगठित होएं और उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, उन लोगों के खिलाफ हो जाएं, विरोध करें जो मनुष्य के भेष में भेड़िए हैं, जो हिंसक हैं, जो शोषक हैं, जो दमनकारी हैं। आइए अब हम कविता के पहले अंश के भाव को समझने के लिए एक बार इसे फिर से पढ़ें। देखिए, कविता जितना बार पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से सीख पाएंगे और परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। आइए अंश 1 को समझते हैं। कविता के इस अंश को पढ़ने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कवि द्वारा भेड़िए की हिंसक क्रूरता के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि आग जलाने की कला इंसान ने सदियों पहले सीख ली थी। पशु आज भी आग जलाना नहीं जानता, बल्कि वह आग से डरता है। कवि ने इसलिए हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध मशाल जलाने की बात कही है। कविता में भेड़िया शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता और लालच से
व्यापक जन समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। यह कविता सामान्य जन को भेड़िए जैसे हिंसक, क्रूर, लालची लोगों से लड़ने का साहस जगाने का काम करती है। आगे देखिए, आप यह जानते हैं कि भेड़िया एक जंगली जानवर है। यह हिंसक और क्रूर पशु है। हिंस्रता और क्रूरता पार्श्विक प्रवृत्ति है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह गुर्राता है, चिल्लाता है, लोगों को डराता है। जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं कि यहाँ भेड़िया केवल एक पशु नहीं है, एक प्रतीक भी है। दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का। इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह वर्चस्व कायम रहे और स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ने तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। तुम वह जन सामान्य है जो सदियों से शोषित, अन्याय का शिकार, पीड़ित, उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश है। इन्हीं मामूली लोगों से मशाल जलाने का आग्रह कवि कर रहा है। यहाँ मशाल भी प्रतीकात्मक है। संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति सामान्य जन के पास होती है, न कि अत्याचारी, शोषक और दमनकारी सत्ता के पास होती है। इसलिए कवि ने पाशविकता और मानवीयता में बुनियादी फर्क को रेखांकित करते हुए कहा है, तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िया इस आग से डरता है। जो लोग लोगों को डराते हैं, लोगों को दबाते हैं, वो यह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर लोग आवाज़ उठाना सीख लें तो उनको आसानी से डराया नहीं जा सकता। अगर सभी लोग एक साथ जुट के आवाज़ उठाएं तो शोषक वर्ग को हराया जा सकता है, उन्हें दबाया जा सकता है और उनसे खुद को बचाया जा सकता है। इस अंश की अगली पंक्ति में कवि ने मशाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कही है। सदियों से जिसने सामान्य जन को डराकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी, आज वह अपने सामने विरोध की मशाल देखकर भयभीत है, डरा हुआ है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि मशाल देखते ही भेड़िया भाग खड़ा होगा। संगठित शक्ति का सामना करना किसी भी क्रूर, अमानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है। कवि का जनशक्ति में दृढ़ विश्वास है, इसलिए वह निश्चय पूर्वक कहता है, भेड़िया भागेगा। आप आगे दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने अपने नहीं तो किसी और की सीने में ही आग जलने की बात की है। यहाँ भी आगे जलने का अर्थ है अन्याय, आग जलने का अर्थ है अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जगाना। आइए अंश एक को एक बार फिर से पढ़ते हैं, सुनते हैं। ध्यान से कविता को आप 2-4 बार सुन लेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कवि ने इन पंक्तियों में भेड़िए की हिंसक क्रूरता के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। पशु, जानवर आग जलाना नहीं जानता, बल्कि वह आग से डरता है। जो लोग दूसरे को दबाते हैं वह इस बात से डरते हैं कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाए, आवाज ना उठाने लगे। इसी कारण कवि ने हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध मशाल जलाने की बात कही है। कविता में भेड़िया शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। भेड़िया शोषण वर्ग का प्रतीक है जो हिंसा, क्रूरता और लालच से व्यापक जन समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है।
कवि इस कविता द्वारा आम जनता को शोषकों से लड़ने के लिए कह रहा है। भेड़िया एक जंगली जानवर है। यह हिंसक और क्रूर जानवर है। यहाँ भेड़िया का प्रतीक एक प्रतीक है दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का। शोषक वर्ग केवल एक ही उद्देश्य रखता है कि किसी भी तरह वर्चस्व कायम रहे और उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। आगे पढ़िए। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि का तुम से तात्पर्य जन सामान्य का है, जो सदियों से शोषित, अन्याय का शिकार, पीड़ित, उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। कवि इन्हीं आम जन से मशाल जलाने का आग्रह यह करता है। यह मशाल संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति का प्रतीक है। कवि का मानना है कि मानवीय गुणों वाले लोग ही शोषण और अत्याचार का सामना कर सकते हैं। अगली पंक्ति में कवि मशाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कर रहा है। सदियों से जिसने सामान्य जन को, आम जनता को डराकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी, आज वह अपने सामने विरोध की मशाल देखकर डरा हुआ है, भयभीत है। अर्थात दृढ़ विश्वास, संगठित शक्ति का सामना करना किसी भी क्रूर, अमानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है और वह इसका सामना नहीं कर पाता और भाग जाता है। कवि का जनशक्ति में दृढ़ विश्वास है, इसलिए वह निश्चय पूर्वक कहता है, भेड़िया भागेगा। आइए टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी। आपने ध्यान दिया होगा कि कविता के आरंभ में कवि ने संकेतों के माध्यम से कविता को विशिष्ट अर्थ प्रदान किया है। सांकेतिकता अथवा प्रतीकात्मकता कविता को विशेष अर्थ प्रदान करती है। आपने यह भी देखा होगा कि कविता की हर एक पंक्ति में क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे गुर्राना, जलाना, उठाना, जाना, भागना आदि। प्रश्न है कि कवि ने क्रियाओं का इतना अधिक प्रयोग क्यों किया है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सामान्य जन को क्रियाशील, कर्मशील बनाकर समाज विरोधियों को खदेड़ना कवि का उद्देश्य है। भेड़िया भागेगा काव्य पंक्ति के माध्यम से यह बात सिद्ध होती है। आगे देखिए। कवि ने पाशविकता और मानवीयता में भेद को रेखांकित करते हुए मनुष्यता का पक्ष लिया है। उसका मानना है कि पाशविकता से लड़ने की जरूरत बार बार पड़ती है, उसे एक बार में नहीं हराया जा सकता। इसलिए समाज में जब जब पाशविकता पैदा होगी, तब तब उससे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, उसके विरुद्ध मशाल जलानी पड़ेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पाठांत प्रश्न, पाठगत प्रश्न ये सब चाहिए तो आप जो हमारा नंबर है उस पर आप हमें संपर्क करिएगा। नंबर है 9051378712। आपको सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे वीडियोस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अच्छे से करने में। आइए आगे देखते हैं। अंश 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अंश 2 की तरफ बढ़ेंगे और अंश 2 को अच्छे से पढ़ेंगे पहले। तो आइए सबसे पहले हम लोग अंश 2 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर
एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चित खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम आइए। अंश 2 का हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, अब इसके प्रसंग को पढ़ते हैं। कविता के प्रस्तुत अंश में जनता को संगठित होकर, इकट्ठा होकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। यह जनता अपनी सामूहिक ताकत से भेड़ियों को इतना पीछे ढकेल देती है कि वे भूख से व्याकुल होकर आपस में ही एक दूसरे का विनाश करने लगते हैं और जनता की जीत होती है। आइए व्याख्या देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपने कविता के इस अंश का वाचन करते समय ध्यान दिया होगा कि कविता के पहले अंश में भेड़िया एक वचन में था, लेकिन दूसरे अंश में भेड़िए शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, आइए समझें। आप जानते हैं कि अपने निजी हितों के लिए समाज का शोषण और दमन करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि बहुत से लोग होते हैं जो समाज में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने भेड़िए कहा है। आप जानते हैं कि भेड़िए जंगल की झाड़ियों में रहते हैं। ये झाड़ियां उनके किले हैं। वे यहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। कवि का आग्रह है कि करोड़ों हाथों में मशाल थामकर इन झाड़ियों की ओर बढ़ने से ही भेड़िए भागेंगे। कवि का विश्वास है कि करोड़ों की संख्या में आम जनता ही यह काम कर सकती है। इसी से शोषण समाप्त होगा और आम जन के जीवन में परिवर्तन संभव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे समाज सदा के लिए इनसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये अन्यायी हैं, शोषक हैं और उत्पीड़क लोग कहीं दूसरे लोग से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे से ही कुछ लोग भेड़िए बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम जन को भेड़ियों के विरुद्ध बार बार सक्रिय होना होगा और जब जब भेड़िए आएंगे लोगों को मशाल जलाना होगा। जब जब ऐसे लोग होंगे जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तो लोगों को उनके खिलाफ आवाज उठाना होगा। कहीं किसी झाड़ी में, मांद में, किले में, महल में या हमारे आसपास कोई भेड़िया छिपा न रह जाए, इसकी पहचान जरूरी है। कवि का ऐसा दृढ़ विश्वास है। करोड़ों लोगों के मशाल उठा लेने से मानव विरोधी शक्तियां भागेंगी। जब वे भागने लगें तो मशालधारी तब तक उनका पीछा करे जब तक कि जंगल की सीमा समाप्त न हो जाए और बर्फीला स्थान न मिल जाए। तमाम झाड़ियों से निकले भेड़िए बर्फ के प्रदेश में एक दूसरे को देख गुर्राएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, भूख के कारण एक दूसरे को नोच डालेंगे। तोषक की हत्या में लिप्त हो जाएंगे। इस तरह से तोषकों के कुल का विनाश हो जाएगा तथा इन दमनकारी ताकतों का अंत होगा। यहाँ और तुम से कवि का स्वप्न साकार हो रहा है कि मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबद्ध होगा कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए। कविता के दोनों खंडों के अध्ययन के पश्चात आप समझ चुके होंगे कि कवि ने अपने समय की सामाजिक,
राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की ओर संकेत किया है। सदियों से आम जन के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों को समाप्त किए बिना समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। देश में जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। भेड़ियों से भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें भगाना समस्या का समाधान है। ठीक है, आइए अंश 2 के व्याख्या को एक बार फिर से और पढ़ते हैं। अच्छा, कविता के इस अंश में भेड़िए शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि निजी हितों के लिए समाज का शोषण और दमन करने वाला कोई एक ही नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने भेड़िए कहा है। भेड़िए जंगल की झाड़ियों में रहते हैं, जो उनके लिए किले हैं। कवि का आग्रह है कि करोड़ों हाथों में मशाल थामकर इन झाड़ियों की ओर बढ़ने से ही ये भेड़िए भागेंगे। इसी से शोषण समाप्त होगा और आम जन के जीवन में परिवर्तन संभव होगा। ये अन्यायी, शोषक और उत्पीड़क लोग भेड़िए बनकर सामने आ जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में आम जन को भेड़ियों के विरुद्ध बार बार सक्रिय होना पड़ेगा। कवि को विश्वास है कि करोड़ों लोगों के मशाल उठा लेने से मानव विरोधी शक्तियां भागेंगी और जनता को उनकी पूरी तरह समाप्त करने से पहले नहीं रुकना है और इनके डराने से डरना भी नहीं है। वे आपस में ही लड़ मरेंगे, अर्थात शोषक ही शोषक की हत्या में लिप्त हो जाएंगे। इस तरह से शोषकों के कुल का विनाश हो जाएगा तथा इन दमनकारी ताकतों का अंत होगा। यहाँ और तुमसे कवि का स्वप्न साकार हो रहा है कि मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। कवि ने कविता में अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की ओर संकेत किया है। सदियों से आम जन के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों को समाप्त किए बिना समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। आइए टिप्पणी देख लेते हैं। सर्वेश्वर की भेड़िया शीर्षक से 3 कविताएं हैं। ये इनके छठे कविता संग्रह जंगल का दर्द 1976 में संकलित है। इन कविताओं में कवि ने आम जनता का भेड़िया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आह्वान किया है। कवि का कहना है कि जनता स्वयं को असहाय समझती है, लेकिन संगठित जनशक्ति के सम्मुख शोषक वर्ग की सत्ता का बने रहना संभव नहीं है। यहाँ कवि की कोरी कल्पना नहीं, उसका गहरा आत्मविश्वास है। इतिहास में जनशक्ति के सामने दमनकारी जन विरोधी सत्ताएं बार बार घुटने टेकती रही हैं। आगे देखिए। उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब भेड़िए शीर्षक अन्य 2 कविताएं भी आप एक बार पढ़ लीजिए। अन्य 2 कविताएं आपकी पढ़ी हुई कविता की पूरक रचनाएं साबित होंगी। इससे आपकी समझ विकसित होगी। इस शीर्षक के अंतर्गत पहली कविता है, आइए देखते हैं उस कविता को। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख न हो जाएं, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छुपा भागोगे तो भी तुम उसे
अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बच रहे। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। आप तीसरी कविता भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। भेड़िए फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांद से निकाला जाएगा, आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी, और भेड़िया। आइए भाव सौंदर्य हम लोग देखेंगे। भेड़िया शीर्षक कविता प्रतीकात्मक है। भेड़िया शीर्षक वर्ग तोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार आदि मनुष्य विरोधी कार्यों से यह वर्ग अपना वर्चस्व कायम रखता है। यह वर्ग परजीवी होता है। कवि ने संगठित किसानों, मजदूरों और संघर्षशील लोगों के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाई है। बदलाव की चेतना इसी वर्ग में उभरती है क्योंकि यह वर्ग सक्रमक होता है। कविता सामान्य जन से और पाठक से भी सीधे संवाद स्थापित करती है। कविता में पूछा गया प्रश्न आकर्षित करता है। हालांकि कविता अतुकांत है, तथापि इसमें लयात्मकता बनी हुई है। कविता में इस बात पर जोर दिया गया है कि शोषण और दमन से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब लोगों में चेतना उत्पन्न हो, समाज के पीड़ित और उपेक्षित वर्ग में पाशविकता का निर्भीक होकर मुकाबला करने का साहस संचित हो। इस कविता की खूबसूरती यह है कि कवि ने शोषण करने वालों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन की वकालत नहीं की है, बस उन्हें खदेड़ने की बात कही गई है। खदेड़े गए भेड़िए आपस में लड़ भिड़ कर खुद मर जाएंगे। कवि का दृढ़ विश्वास है कि पाशविक प्रवृत्ति पर मनुष्य प्रवृत्ति की विजय होगी। आइए शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इससे पहले भाव सौंदर्य जो पढ़े हैं उसके बारे में और थोड़ा सुन लीजिए। भेड़िया एक प्रतीकात्मक कविता है। भेड़िया शोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषक वर्ग शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार आदि मनुष्य विरोधी कामों से अपना वर्चस्व कायम रखता है। कवि ने संगठित किसानों, मजदूरों और संघर्षशील लोगों के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाई है। बदलाव की चेतना इसी वर्ग में उभरती है। कविता सामान्य जन से और पाठक से भी सीधे संवाद स्थापित करती है। अतुकांत कविता होने पर लयात्मकता बनी हुई है। कविता में इस बात पर जोर दिया गया है कि शोषण और दमन से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब लोगों में चेतना उत्पन्न हो। कवि ने शोषकों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन की वकालत न करके बस उन्हें खदेड़ने की बात कही है। लड़ भिड़कर खुद मर जाएंगे। कवि का दृढ़ विश्वास है कि पाशविक प्रवृत्ति पर मानवीय प्रवृत्ति का विजय होगा। आइए शिल्प सौंदर्य देखिए। कविता की भाषा सरल और सहज है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी आसान और बोलचाल की भाषा के हैं। पूरी कविता में शायद ही ऐसा कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ पाठक अथवा श्रोता के लिए अबुझ हो। देशज शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है। साथ ही क्रियात्मक शब्दों के प्रयोग में कवि को विशेष सफलता हासिल हुई है। इस कविता की भाषिक विशेषताओं में उल्लेखनीय है प्रतीकात्मकता, लयात्मकता,
और प्रभावोत्पादकता। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए कविता कला की बाजीगरी नहीं बल्कि लोक जीवन के यथार्थ से सीधे जूझने की एक प्रभावशाली कसौटी है। भेड़िया जैसी कविता से गुजरकर आम आदमी जीवन के यथार्थ से स्वाभाविक तौर पर रूबरू होता है। यह कविता के भाषाई सौंदर्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। व्यापक संवेदना और गहरे आक्रोश को रूपायित करने की शक्ति सर्वेश्वर की कविता की भाषा की मूलभूत विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे की कविता पढ़ेंगे वो दुष्यंत कुमार जी की कविता होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी के कविता को। ठीक है, आइए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये दुष्यंत कुमार जी का फोटो है। हम अक्सर अपने आसपास हो रहे घटनाओं पर आपस में चर्चा करते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज होता है हम लोग उसमें बात करते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो वर्षों से हमें परेशान करती रही हैं। कुछ लोग समस्याओं के समाधान की कोशिश करते हैं और अधिकांश लोग जैसी व्यवस्था चल रही है उसका चुप रहकर अनुसरण करते रहते हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लड़ते हैं, उन्हें जो चाहिए उसके लिए संघर्ष करते हैं। जो भी उनके जीवन में समस्या है वो उसका क्या सल्यूशन होगा, प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी होगा, उसके तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आप ऐसे देखेंगे जो अपने जीवन में जो भी चल रहा है मान लिए कि हाँ यही जीवन है, ठीक है, यही जीवन है, ये ऐसे ही चलेगा, जो जैसे चल रहा है वो चलने दो। कवि या लेखक समाज की यथार्थ स्थिति को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करते हैं और शासन व व्यवस्था के लिए समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हमारा देश आज भी कई सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य असमानताओं और समस्याओं से जूझ रहा है। समाज में परिवर्तन के प्रति जो उदासीनता है उसे केंद्र में रखकर दुष्यंत कुमार ने एक गजल लिखी है। इसमें उन्होंने आम आदमी को जागरूक करते हुए व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। आइए इस गजल के माध्यम से कवि की भावनाओं और गजल के संदेश को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब ये जो हम लोग मूल पाठ पढ़ेंगे ये 5 अंशों में, ठीक है, 5 भागों में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए पहले मूल पाठ पढ़ लेते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बोध प्रश्न देख रहे हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर है 9051378712। इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, एक एक करके अंश समझेंगे। तो पहला अंश हम लोग पढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आइए अंश 1 का पहले प्रसंग देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज व देश में ऐसी कई समस्याएं हैं जो वर्षों से बनी हुई हैं, कई सालों से वो समस्याएं हैं। आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि परिस्थितियां और व्यवस्था बदल नहीं रही हैं, बल्कि समय के साथ साथ
और बदतर होती जा रही हैं। कवि ने इस बात को इन पंक्तियों में उद्घाटित किया है। यहाँ केवल समस्याओं का उल्लेख नहीं हुआ है, अपितु समाधान की ओर भी संकेत दिया गया है। ठीक है, हाशिए पर दिए गए अंश एक को एक बार पढ़ लीजिए, अभी हम पढ़ दिए थे आपके लिए। तो क्या बोल रहे हैं? यह सत्य है कि हमारे समाज व देश में ऐसी कई समस्याएं हैं जो कई वर्षों से बनी हुई हैं और समय के साथ साथ और समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, समस्याएं बदतर ही होती जा रही हैं। कवि ने इसी इन पंक्तियों के में समस्याओं का उल्लेख करने के साथ समाधान की ओर भी संकेत किया है। ठीक है, तो हमारा पहला अंश क्या है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार मानते हैं कि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं पर्वत के समान विशाल हो गई हैं। तो आपका खुद का दर्द हो या आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां रहने वाले लोगों का दर्द हो, आपका दर्द बहुत बढ़ गया, एक पर्वत जैसा हो गया है। ये इतना विराट रूप ले चुकी है कि कवि उनको ऊंचे पर्वत के रूप में देखते हैं। कवि इनको समाप्त करना बहुत जरूरी मानते हैं और कहते हैं कि इन समस्याओं में से ही इनका समाधान निकलना चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और जनमानस को नवजीवन देकर खुशहाल बनाती है, उसी प्रकार भीषण समस्या से जूझने वाले ही कोई समाधान निकालेंगे। विरोध का स्वर फूटेगा और समाज में नवीन परिस्थितियां निर्मित होंगी। समाज में नव निर्माण से लोगों का जीवन सुखमय होगा। शिक्षार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और समाधान हेतु प्रेरित भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर संघर्ष करे और अपनी सक्रिय विरोध से परिवर्तन की नई कहानी लिखे। कवि मानता है कि समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बीच से ही समाधान की गंगा निकलने की संभावना है। देखिए, कवि कहता है कि हमारे समाज में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत बेकारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और प्रशासनिक अव्यवस्था रूपी पीड़ा पर्वत की तरह विशाल हो गई है। आज आप अगर अपनी चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी। अब यह पीड़ा पिघल कर समाप्त होनी चाहिए, ये पीड़ा खत्म होनी चाहिए। ऐसे सामाजिक परिवेश रूपी हिमालय से पिघलकर कोई गंगा निकलनी चाहिए, अर्थात गंगा प्रवाह की तरह कोई चमत्कार हो जिससे समाज एवं देश में व्याप्त बुराइयां दूर हो जाएं। अब अव्यवस्थाओं को समाप्त कर नए परिवर्तन की गंगा बहनी चाहिए। कवि कुरीतियां, अव्यवस्थाओं और शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं और समाधान के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। कवि मानते हैं कि समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बीच से ही समाधान की गंगा निकलने की संभावना है। आप अगर अपनी समस्याओं को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उस समस्या के बीच से ही आपको समाधान मिलता है। आइए टिप्पणी देखते हैं। एक, पीड़ा के अनेक संदर्भ है, जैसे अन्याय, शोषण, भूख, गरीबी, असमानता, भेदभाव, बीमारी, अशिक्षा इत्यादि। तो कवि ने यातना, पीड़ा एवं कष्ट को पर्वत की तरह कठोर माना है। इसका आशय यह है कि यह कष्ट बहुत पुराना है, जो पत्थरों की तरह जम गया है। पीड़ा को पर्वत के समान कहने में उपमा अलंकार है। 3, दुख के हिमालय रूपी पहाड़ से समाधान अथवा दुख का अंत करने वाली गंगा निकलने की बात कही गई है। यहाँ प्रतीकात्मकता तो है कि ही रूपक अलंकार भी है। ठीक है, अब हम लोग अंश 2 देखेंगे। इससे पहले कि अंश 2 हम लोग समझें,
पहले अंश दो पढ़ लीजिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आइए सबसे पहले प्रसंग देखते हैं, ठीक है। प्रसंग देखने के बाद हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। गजल में दुष्यंत कुमार पिछली बातों को आगे बढ़ाते हैं और समाज में परिवर्तन पर बल देते हैं। आइए इस दूसरे अंश को एक बार पढ़ लेते हैं। अंश क्या था? आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आइए यहां पर जो दूसरा अंश है, कवि समाज में जो परिवर्तन है उसके ऊपर बल देते हैं। व्याख्या देखिए। कवि इस गजल के दूसरे अंश में कहता है कि हमारे समाज व व्यवस्था में बहुत सी दीवारें ऐसी हैं जो आपसी मेल मिलाप व सुख के बीच बाधा बनती रही हैं। ये ऐसी दीवारें हैं जिनकी वजह से हम दूसरे के जीवन को खुशहाल नहीं देख पाते। ये दीवारें हैं भाषा की, जाति की, धर्म की, रंग की और अमीरी गरीबी की। दीवार शब्द का प्रयोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, जिसका आशय है मनुष्य और उसके सुखों के बीच खड़ी दीवारें। आज के सामाजिक परिवेश में अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं असमानता की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ी हैं, इसलिए कवि इन्हें हिलता हुआ देखता है, लेकिन वह इस दीवार की नींव को हिलाना चाहता है। जिस प्रकार दीवारों पर टंगे पर्दे हवा से हिलकर भी वहीं टंगे रहते हैं, वैसे ही समस्याएं थोड़ी सी हलचल के बावजूद पूर्ववत रहती हैं। इसलिए कवि चाहता है कि दीवार की बुनियाद को हिलाकर स्थायी समाधान निकाला जाए। हर तरह के शोषण व अन्याय को तभी मिटाया जा सकता है जब इनके आधारभूत कारणों को पूरी तरह नष्ट किया जाए। कवि कहता है कि इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि इस बुनियादी परिवर्तन के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है, अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादें सदियों से बनी हैं, उन्हें जड़ से मिटा देना का आह्वान कर रहा है। अब देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है कि आज हमारे देश में सामाजिक जीवन में कई तरह की भेदभाव चल रही हैं। हर जगह आप देखेंगे तो बहुत सारी भेदभाव है। लोगों के बीच में कई सारी दीवारें खड़ी की गई हैं। भले ही ये दीवारें अब पर्दों की तरह हिलने लगी हैं, सामाजिक भेदभाव एवं अव्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने लगा है, परंतु जरूरत इस बात की है कि इन दीवारों की जड़ हिले, ताकि ये दीवारें एकदम गिर जाएं, अर्थात देश में बदलाव लाकर बुरी दशा रूपी बुनियाद को हिलाकर ढहा देना चाहिए। कवि चाहता है कि दीवार की बुनियाद को हिलाकर स्थायी समाधान निकाला जाए, अर्थात हर तरह के शोषण व अन्याय को तभी मिटाया जा सकता है जब इनके आधारभूत कारणों को पूरी तरह नष्ट किया जाए। कवि कहता है कि इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के बीच में बहुत सारे दीवार हैं। जाति की दीवार है, धर्म की दीवार है, रंगों की दीवार है, सबसे बड़ी दीवार तो है अमीरी गरीबी की, जिसको हटाने की ज़रूरत है। आइए आगे देखते हैं अंश 3। प्रस्तुत अंश में परिवर्तन की लहर को हर जगह देखने की कामना की गई है। अंश 3 पढ़िए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आइए देखते हैं व्याख्या। कवि अपनी इस गजल में के तीसरे अंश में समाज के हर वर्ग को
जागृत करने का प्रयास करता है। कवि उन्हें भी आंदोलित करता है जो अभी तक विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और जो परिवर्तन करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि सड़क, गली, नगर और गांव के हर व्यक्ति में परिवर्तन की चेतना हो। कवि इस अंश के माध्यम से कहना चाहता है कि सदियों से दलित, शोषित समाज निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवंतता नहीं है। निराश होकर वे अपनी अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। अभाव, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न को वे अपने जीवन का एक हिस्सा मान चुके हैं। ऐसे उपेक्षित जनसमूह को कवि देश की हर सड़क, हर गली, हर नगर और हर गांव से अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कवि प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा को वाणी देना चाहता है। कवि इन मृतप्राय अर्थात निष्क्रिय लोगों से अपने हक के लिए व्यवस्था विरोध की बात कहता है। साथ ही हाथ उठाकर लहराते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की प्रेरणा देता है। कवि इन्हें इतना सक्षम और जागरूक बनाना चाहता है कि समाज की कोई व्यवस्था इनकी उपेक्षा और दमन न कर सके। चाहिए कि प्रयोग के माध्यम से कवि ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आगे देखिए, कवि ने यहाँ समाज के हर वर्ग को जागृत करने का प्रयास किया है। कवि विकास की मुख्य धारा से दूर परिवर्तन चाहने वाले लोगों अर्थात सड़क, गली, नगर और गांव के हर व्यक्ति में परिवर्तन की चेतना जगाना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि निराश होकर ये पीड़ित, शोषित लोग अपनी अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान चुके हैं। अभाव, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न को वे अपने जीवन का एक हिस्सा मान चुके हैं। कवि ऐसे उपेक्षित जनसमूह को देश की हर सड़क, हर गली, हर नगर और हर गांव से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कवि प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था को वाणी देना चाहता है। कवि इन्हें इतना सक्षम और जागरूक बनाना चाहता है कि समाज की कोई व्यवस्था इनकी उपेक्षा और दमन न कर सके। आइए टिप्पणी देखते हैं। एक, हर शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। यह शब्द परिवर्तन की प्रत्येक जगह उपस्थिति की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। साथ ही इसके प्रयोग से भाषा का चमत्कार एवं विशेष ढंग की लय भी आ गई है। 2, लाश शब्द प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ है निर्जीव या जड़ हो चुके लोग। 3, पीर शब्द पीड़ा के लिए आया है जो सामान्य बोलचाल का है। ठीक है, आइए अंश 4 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि अंश 4 हम लोग स्टार्ट करें, पहले पढ़ लीजिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अंत में अंश में दुष्यंत कुमार अपने विरोध भाव या परिवर्तन कामी चेतना को सकारात्मक बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि समाज में समाज बदले, यह मेरी इच्छा है। सिर्फ ये ना हो कि विरोध ही होता जाए और समाज में कोई बदलाव हो ही ना। आइए प्रसंग देख लिया, अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और वह इसे बदलना चाहता है।
इस बदलाव के लिए वह हंगामा करने को एक जरूरी शर्त तो मानता है, लेकिन यह हंगामा वास्तविक या सकारात्मक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। कवि का बल समाज की दशा को वास्तविक रूप से बदलने और लोगों के जीवन में और असमानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहता है। सूरत बदलने से कवि का आशय है कि समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहिए। ठीक है, कवि यह स्पष्ट करता है कि विरोध परिवर्तन के लिए होना चाहिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कवि समाज की वर्तमान स्थिति को बदलना चाहता है। कवि इसके लिए हंगामा करना आवश्यक समझता है, लेकिन यह हंगामा वास्तविक या सकारात्मक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। अगर विरोध किया जाए तो विरोध का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में जो समस्याएं हैं वह ठीक हो, सकारात्मक रूप से बदलाव हो, पॉजिटिविटी हो। कवि का बल लोगों के जीवन में समानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। सूरत बदलने से कवि का आशय है कि समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहिए। ठीक है, समाज की बदलाव के लिए क्रांति जरूरी है। विरोध न होने पर शोषणकारी शक्तियां अधिक शोषण करती हैं। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो जो लोग आपको दबाना चाहते हैं वह और दबाएंगे। ठीक है, आइए अंश 5 एक बार देख लेते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आइए अंश 5 देखते हैं। यहां कवि चेतना जागृति के माध्यम से व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है। कवि इस बात का आह्वान करता है कि इस जन विरोधी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग किसी न किसी के भीतर जलती रहनी चाहिए। इसमें आग व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना का प्रतीक है। कवि कहता है कि व्यवस्था के प्रति विद्रोह मेरे हृदय में हो या न हो, परंतु समाज में यह कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए। किसी न किसी को व्यवस्था के शोषण के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इस गजल में यह बात स्पष्ट हुई है कि अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके हैं। अब हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सक्रिय होना ही होगा। दुष्यंत कुमार कल्पना में नहीं, समाज को यथार्थ रूप में बदलने का आह्वान करते हैं। जो लोग जन विरोधी, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं, उन्हें निरंतर विरोध करना ही होगा। आग का जलते रहना एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ साथ समाज में नई समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं और उन्हें पहचानते हुए हर काल में उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना होगा। एक समस्या आज खत्म हुई तो कई दूसरी मुंह फैलाए निगलने को खड़ी हो जाती हैं। इसलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष की ऊर्जा सदैव बनी रहनी चाहिए। यहाँ कवि जागृति के माध्यम से व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है। कवि इस बात का आह्वान करता है कि इस जन विरोधी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग किसी न किसी के भीतर जलती रहनी चाहिए। अर्थात विद्रोह में मेरे हृदय में हो या न हो, परंतु समाज में यह कहीं न कहीं अवश्य होनी चाहिए। कवि का मत है कि अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके हैं। अब हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सक्रिय होना ही होगा। कवि लोग जन विरोधी, अन्यायपूर्ण और
अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं। उन्हें निरंतर विरोध करना ही होगा। आग का जलते रहना एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात समय के साथ साथ समाज में नई समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं और उन्हें पहचानते हुए हर काल में उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना होगा। आइए आगे देखते हैं टिप्पणी। एक, कवि गजल के माध्यम से हमारे समक्ष कई सवाल खड़े करता है और समाधान का भी संकेत करता है। वह कहता है कि संघर्ष की आग को अपना लक्ष्य पाने तक जलाए रखना होगा। दो, कठोर और जटिल भावों और विचारों को भी सरलता, सहजता एवं मार्मिकता से कहना इस गजल की खासियत है। तीन, आग यहाँ पर प्रतीक है परिवर्तनकामी चेतना की। चार, मेरे, तेरे, आग शब्द का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। आइए भाव सौंदर्य देखते हैं। एक, यह कविता देशवासियों का आवाहन है। दो, सामाजिक समस्याओं से और व्यवस्था की जड़ता कुरीतियों को लेकर विरोध का भाव है। तीन, स्वाधीनता के बाद व्यवस्था का विरोध है। चार, व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की मांग करता है। पाँच, कवि बाहरी ढांचे में नहीं अपितु मूलभूत या आधारभूत परिवर्तन चाहता है, अर्थात समस्या में आमूलचूल परिवर्तन है। 6, यह परिवर्तन व्यापक जनसमूह की सहभागिता से संभव होगा। 7, कवि को लगता है कि बहुत से लोग परिवर्तन का दावा करते हैं और मात्र हंगामा करते हैं, जबकि जो भी आंदोलन हो या विरोध हो उससे वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए। कवि ने देश में व्याप्त बुराइयों को तथा समाज की बुरी हालत को बदलने या समाप्त करने का स्वर व्यक्त किया है। कवि पहले तो देश व समाज की दुर्व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है, फिर उसमें परिवर्तन लाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए संकल्प व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, कवि उस संवेदना के वृत्त में यह प्रखर प्रभाव भी व्यक्त करते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। कवि ने उन संभावनाओं को भी अभिव्यक्ति दी है जो सामाजिक परिवर्तन में सहायक हो सकती है। इस प्रकार संवेदना की दृष्टि से संकलित गजलें प्रखर सामाजिक चेतना से संबलित हैं। इनमें प्रतीकों के माध्यम से देश की बुरी दशा का चित्रण किया गया है। आज़ादी मिलने पर भी प्रशासन व्यवस्था का ढंग नहीं बदला और युवा पीढ़ी की समस्याओं का उचित समाधान नहीं हुआ। इन गजलों में कवि ने प्रचलित दुर्व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का स्वर व्यक्त किया है तथा प्रतीकों के माध्यम से शिष्ट क्रांति लाने की प्रेरणा दी है। आइए शिल्प सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं। एक, चाहिए शब्द की पुनरावृत्ति कवि के भीतर की छटपटाहट को व्यक्त करता है। दो, कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। तीन, हर का बार बार प्रयोग बलाघात है। अनुप्रास अलंकार समाज के सभी लोगों को जोड़ने का संकल्प है। चार, भाषा और शैली साक्षी संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। हिंदी और उर्दू के समन्वित रूप भी अभिव्यक्त। पाँच, गजल सरल भाषा में लिखी गई हैं। यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है। दुष्यंत कुमार की संकलित गजलों की भाषा आम आदमी की भाषा है। इसमें पीर, पिघलना, बुनियाद, दीवार, पर्दा, लाश, सड़क, सूरत, हंगामा,
चादर, भीगी हुई बाती, नदी की धार और ठंडी हवा आदि शब्द आम बोलचाल की भाषा के हैं। ये हिंदी खड़ी बोली और उर्दू के समान रूप से प्रचलित एवं समान भाव व्यंजक हैं। इन शब्दों की व्यंजना शक्ति को दुष्यंत कुमार ने अच्छी तरह पहचाना है और इनका उचित प्रयोग भी किया है। गजलों में प्रयुक्त भाषा लाक्षणिकता, व्यंजकता, चित्रात्मकता और प्रतीकात्मकता गुण से परिपूर्ण है। ओज इन गजलों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार भाषा शिल्प की दृष्टि से ये गजलें अतीव प्रभावशाली हैं। अतीव प्रभावशाली मतलब बहुत ज्यादा प्रभावशाली। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। भेड़िए शीर्षक कविता में पाशविकता के विरुद्ध मानवता का संघर्ष चित्रित हुआ है। इस संघर्ष तक पहुंचने के लिए आधारभूत कर्मों जैसे जागरूकता, चेतना, सामूहिकता, साहसिकता आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। पाशविकता को दूर भगाने और मनुष्यता की स्थापना करने का हमारा भी दायित्व है, जिसे पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। सामूहिक चेतना के विकास का बहुत महत्व है। जनशक्ति के समान सामने किसी भी मनुष्य विरोधी सत्ता का वर्चस्व टिकना संभव नहीं है। आज के संदर्भ में भी इस कविता की अर्थवत्ता है। कविता की भाषा प्रतीकात्मक और लयात्मक है। देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। आइए हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे। ये चैप्टर है सातोत्तरी कविता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। हम लोग पहले पढ़े थे। मनुष्य एवं भेड़िए के बीच अंतर, भेड़िए की प्रतीकात्मकता, जनता की एकजुटता का महत्व, जनशक्ति में दृढ़ विश्वास, संकेतात्मकता, क्रिया शब्द, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े दुष्यंत कुमार जी की कविता गजल के रूप में समस्या एवं समाधान, बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तनकामी चेतना का प्रसार, चेतना की अग्नि कहीं न कहीं होनी चाहिए, प्रतीकात्मकता, उपमा और रूपक अलंकार, गजल, बोलचाल की भाषा। ठीक है। अब हम लोग योग्यता विस्तार पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कवि परिचय देखेंगे। अब देखिए, आप जब एग्जाम देंगे ना, तो अगर आपको कवि के बारे में जानकारी रहेगी तो आपका फायदा ये होगा कि आप अब कुछ शब्द अपने से भी जोड़कर लिख सकेंगे। अपने वर्ड्स में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है। सबसे पहले देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को बस्ती जिले के पिकौरा नामक गांव में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर नौकरी की। उन्होंने आकाशवाणी के लखनऊ और दिल्ली केंद्रों में भी काम किया। लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान में काम किया। उन्होंने बच्चों की मासिक पत्रिका पराग का भी संपादन किया था। सर्वेश्वर की पहली कविता 1941 में आर्य मित्र में प्रकाशित हुई थी। 1951 में उनकी कई कविताएं प्रतीक में प्रकाशित और चर्चित हुईं। कवि की साहित्यिक यात्रा 1941 से 1983 तक की है। कवि अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में कविताएं संकलित होने के बाद उन्हें अत्यधिक ख्याति मिली। उनके काव्य संकलन हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवा, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले,
बतूता का जूता और महंगू की टाई, अंतिम दोनों पुस्तकें बाल काव्य हैं। 23 सितंबर 1983 को मात्र 57 वर्षों की आयु में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन हो गया। दुष्यंत कुमार जी के बारे में पढ़िए। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में के राजपुर नवादा गांव में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संचालनालय की भाषा विभाग में सहायक संचालक पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने आदिम जाति जन कल्याण विभाग में भी कार्य किया। सूर्य का स्वागत शीर्षक से उनकी कविताओं का संग्रह सन 1957 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आवाज़ों के घेरे कविता संग्रह 1963 और एक कंठ विष पाई काव्य नाटक सन 1964 प्रकाशित हुआ। बाद में छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष उपन्यास प्रकाशित हुए। तीसरा कविता संग्रह जलते हुए वन का वसंत 1973 और लोकप्रिय गजल संग्रह सायक में धूप सन 1975 प्रकाशित हुआ। केवल 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। दुष्यंत कुमार मानते थे कि उन्होंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। उनकी सदैव यही कोशिश रही है कि उर्दू और हिंदी एक दूसरे के बेहद करीब आ सकें। उन्होंने अपनी गज़ल उस भाषा शैली में लिखी जो वे बोलते और अधिक से अधिक लोग समझते थे। सरल, सुबोध और प्रखर भाषा के कारण वे लोकप्रिय शायर बन गए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे चैप्टर वाइज क्लासेस मिले, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सॉल्व सैम्पल पेपर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए एग्जाम्स के लिए, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो आप कांटेक्ट कीजिए 9051378712 और आपको ये सभी चीज़ें दी जाएंगी। इसी के साथ हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के क्लासेस हैं। अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पर आप संपर्क करिएगा, आपको ज़रूर सहायता किया जाएगा। ठीक है।